नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास ट्वेल्थ में जो बच्चे इस बार क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने वाले 2024 के लिए कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और बिजनेस मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इससे पहले हमने अपने ही इस चैनल के ऊपर एक मेन चैनल जो है हमारा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, उसके ऊपर बिजनेस मैथमेटिक्स का एक जो मॉडल सेट जारी किया गया 2024 के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, उस मॉडल सेट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो मेरा मेन चैनल है उस पर जाके देख लीजिए। और ये चैनल हमने स्पेशली बना रखा है क्लास 11th और क्लास 12th के कॉमर्स के लिए, क्योंकि मेन चैनल में बहुत सारे वीडियो डाले जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं, ढूंढ नहीं पाते अपने ओरिजिनल वीडियो को जो वो चाहते हैं, जो कंटेंट उनको चाहिए वो मिल नहीं पाता उनको। ऐसे बहुत सारा कमेंट आता था, इसलिए हम लोगों ने स्पेशल एक चैनल बना दिया जिसमें सिर्फ 11-12 के ही वीडियो आपको मिलेंगे, वो भी कॉमर्स के। अगर कॉमर्स के वीडियो को चाहिए तो CWH कॉमर्स, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे मिलेगा। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो CWH साइंस में मिलेगा, और आर्ट्स के स्टूडेंट है तो CWH आर्ट्स में मिलेगा। नहीं, तीनों के लिए हमने अलग अलग फैकल्टी वाइज यूट्यूब चैनल बना रखा है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो अपने वीडियो को ढूंढने में। तो CWH कॉमर्स में ये वीडियो चल रहा है। और इससे पहले चूँकि हमारे यहाँ एक मॉडल पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जारी किया है, तो एक मॉडल पेपर से आपका काम चलने वाला है नहीं, आपको और क्वेश्चन चाहिए। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो मेरे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में मिलेगा सारे सब्जेक्ट का। और बाकी जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का अपना मॉडल पेपर है जो हमारे यहाँ टेस्ट होता है, उस टेस्ट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जाएगा हर सब्जेक्ट का आपके पास, वो इसी चैनल में जाएगा। CWH कॉमर्स वाले चैनल में सारा कंप्लीट सॉल्यूशन जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने इस जो ये बिजनेस मैथमेटिक्स का टेस्ट 1 है उसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले वाले में, और फिर आज सब्जेक्टिव का वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यानी दो वीडियो में हम लोग पूरा टेस्ट 1 यानी मॉडल सेट 2 इसको बोल सकते हैं आप, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से एक जारी किया गया और दूसरा हमने अपने तरफ से जारी किया है। ऐसे ऐसे 3 मॉडल सेट हम खुद जारी करेंगे, यानी टोटल 4 मॉडल सेट आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का। तो अगर आप तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरेटिकल। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम किसको बोलते हैं? तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। एपी जब हम पढ़ते थे तो एपी एक सीक्वेंस होता था। सीक्वेंस का मतलब था जब समान अंतर से जो है डेटा बढ़ता चला जाता है। जैसे यहाँ एक सीक्वेंस लिख रहे हैं 2 4 6 8, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में अंतर देखिए, सबके बीच का अंतर क्या है, बराबर है, तो इसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस जब भी लिखा रहेगा तो ए प्लस डी। अगर एपी की बात करें तो एपी का सीक्वेंस ऐसे बढ़ता है, A+2D, A+3D, A+4D, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। सीक्वेंस क्या बढ़ने का रफ्तार ये। तो सीक्वेंस आप लोग समझ गए। बोलता है व्हाट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है? तो सीरीज 3 तरह का होता है, बताए थे। इंडिविजुअल सीरीज। सीरीज का मतलब है कि आपके पास जब डेटा दिया रहता है तो उस डेटा को आप आसान कैसे बनाएंगे। बहुत सारा डेटा है तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सीरीज बना रखे और उस हिसाब से डेटा को हम आसान बनाते हैं ताकि हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकें। तो पहला इंडिविजुअल सीरीज होता है जिसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज होता है और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज होता है। याद रखिएगा, पहला इंडिविजुअल सीरीज जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज जिसको बोलते हैं खंडित श्रेणी, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज जिसको बोलते हैं सतत श्रेणी। याद रखिएगा इस पे। अब लिखा है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जीपी जो है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो गुना के रफ्तार में या डिवाइड के रफ्तार में बढ़ता है, गुने के फॉर्म में बढ़ता है। यानी ए आर AR क्यू इस तरह से बढ़ता है। तो जब कोई प्रोग्रेशन गुना या भाग के फॉर्म में बढ़े तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और जब कोई प्रोग्रेशन प्लस और माइनस के फॉर्म में बढ़े तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी जो है ना वो या तो प्लस होता जाएगा या तो माइनस होता जाएगा, सेम संख्या। जैसे अगर दो दो का, देखिए यहाँ 2 का गैप है ना, तो या तो 2 सब में ऐड होते जाएगा या तो 2 सब में लेस होते जाएगा। तो ऐड हो या लेस हो उसके लिए एपी चलता है, और अगर गुना हो या भाग हो उसके लिए क्या चलता है, जीपी। तो जीपी जो है गुणोत्तर श्रेणी जो है वो गुना के फॉर्म में जाता है। देखिए ए आर हो गया, अब आर में फिर आर गुना होगा तब ना आर स्क्वायर हुआ, फिर उसमें आर गुना होगा तो आर क्यू हो गया, यानी गुना के फॉर्म में जाता है। यहाँ इसका जो सीरीज बनेगा वैसे बनेगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब देखिए किस फॉर्म में जा रहा है, देख लीजिए
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, यानी दो से गुना के फॉर्म में चलता जा रहा है। ठीक है, तो जब गुना और भाग के फॉर्म में जाएगा तो वो जीपी होगा, और अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में जाएगा तो वो एपी कहलाएगा। प्लस और माइनस वाला एपी और गुना और भाग वाला जीपी कहलाएगा। अब चौथा देखिए, यहाँ पे बोलता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ध्यान देना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ऑपोजिट होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एपी में भी आप पढ़े ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, तो इस तरह से एपी बढ़ता है, तो एचपी इसका उल्टा बढ़ता है। एचपी में अगर हम बात करें तो वन बाई ए, वन बाई वन बाई ए प्लस डी, वन बाई ए प्लस टू डी, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करके फिर से उसको पलट के हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लेकर आते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, उल्टा। बोलता है मीन को डिफाइन कीजिए। मीन क्या है, मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, औसत। तो मीन कैसे निकालते हैं बताइए। तो बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म में, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या नंबर नहीं, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलता है इफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी के यानी आवृत्ति के योग में उसकी संख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग मीन बोलते हैं। तो मीन निकालने का तरीका क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखना, उसको मीन बोलते हैं। आगे लिखा है माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में क्या रिलेशन, ये बताइए। तो ध्यान ये दीजिएगा कि हमारे यहाँ जो सीरीज होता है ना, ये तीनों, पहला चीज पूछा रहा है तीनों के में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला चीज है तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं इसे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और तीनों से एक ही चीज निकलता है, बीच की संख्या। तीनों से एक ही चीज निकलता है, वो क्या है, बीच की संख्या। और दो हो गया। तीसरा हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई सीरीज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे बढ़ रहा है वैसे घटता है, ऐसा अगर कोई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ऐसे केस में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी के केस में, उसका मीन का आंसर, मीडियन के आंसर और मोड का आंसर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा। तो कौन से सीरीज का कुछ मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होता है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस रफ्तार में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसी रफ्तार में घटेगा। तो ऐसा अगर कोई सीरीज है तो इसका मीन का आंसर, मीडियन का आंसर, मोड का आंसर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में मीन मीडियन मोड का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको सुन के भी आप लिख सकते हैं, कोई छोटे छोटे बात है जिसको आप बुक, अगर आपके पास है तो बुक से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। आंतरगणन क्या होता है, तो जब दी गई संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी हो तो आंतरगणन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ईयर 1990, 1992, दो है ये, 1994, 1996, 1998, और यहाँ मान लीजिए प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा है 32, 33, 34, यहाँ पे मिसिंग है 38 और 42। अब यहाँ की संख्या ज्ञात करना, तो जब दी गई संख्याओं के अंदर किसी संख्या को ज्ञात करना हो, जब दी गई संख्याओं के अंदर की किसी संख्या को ज्ञात करना हो तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, आंतरगणन, इंटरपोलेशन, आंतरगणन। अब जब दी गई संख्याओं के बाहर है, जैसे यहाँ 1998, तो 2000 का अगर पूछ देता ना तो 2000 बाहर ना हो गया तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, बाह्य गणन। तो एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है, दी गई संख्या के बाहर, तो जो हमारे पास संख्याएं दी है अगर उससे बाहर की संख्या पूछेगा तो एक्स्ट्रापोलेशन होगा, और उसके अंदर की कोई संख्या पूछेगा तो इंटरपोलेशन होगा। तो आपको पूछ रहा था इंटरपोलेशन क्या है, तो इंटरपोलेशन का मतलब है जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उनके बीच की संख्या अगर निकालनी हो तो उसे आंतरगणन कहते हैं, और उसके बाहर की संख्या निकालनी हो तो उसको हम लोग बाह्य गणन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। कोई दिक्कत है, तो एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है दिए गए वर्षों के बाहर की संख्या निकालना, और आंतरगणन का मतलब होता है दिए गए वर्षों के अंदर की संख्या का ज्ञात करना। तो जब हम अंदर की संख्या को ज्ञात करते हैं तो आंतरगणन, और बाहर की संख्या को ज्ञात करते हैं तो बाह्य गणन। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब एक और क्वेश्चन है कि जब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए अगर एक्स बराबर 1 होगा। तो एक्स के जगह 1 कर देते हैं, इसका मतलब एफ एक्स के जगह 1 लिख दिए, बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3
तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यही ना निकल सकता है। समझ आए स्टूडेंट्स? अब हो रहा है कि निम्न मूल्यों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द वैल्यू, जिसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता था। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो बताइए, बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा निकालिए। सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा 42 है, फिर 51 है, फिर 65 है, 65 के बाद 90 होगा, 90 है, उसके बाद 100 है, 105 है, 108 है, 118 है, 125 है। मिला के एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पूछ रहा है, देखो दिमाग लगाने की जरूरत है, पूछ रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच की संख्या। बिल्कुल इसके बीच की संख्या निकालना है, बिना फॉर्मूला लगाए बता देंगे। जो बहुत लोग देखते हैं फॉर्मूला लगा के निकालता है, आप खाली असेंडिंग में सेट कर दिए ना। और यहाँ खास बात यह है कि 9 संख्या दिया हुआ है, तो बताओ इस देखने से बिल्कुल बीच में कौन लग रहा है। और ये बीच में हम ऐसे निकाल देंगे बिना फॉर्मूला का, जब हमारे पास विषम संख्या दिया रहेगा, ऑड टर्म दिया रहेगा, जैसे यहाँ 9 संख्या दिया है, 11 संख्या दिया रहता है, 13 रहता है, तो निकल जाता है। बीच का कौन है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 बीच का संख्या 100 होगा, देख लो बिल्कुल बीचों बीच में 100 है। इसका मीडियन का आंसर कितना आ जाएगा, 100। आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला इसका बताया गया था आप लोगों को, इसका फॉर्मूला बताया गया है मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1/2th आइटम। तो हो जाएगा साइज ऑफ n बराबर कितना था, 9 + 1/2, दैट मीन्स 10/2, कटेगा तो 5th आइटम। तो बोल इसका मतलब है मीडियन का आंसर क्या है, साइज ऑफ 5th आइटम, 5वें आइटम का जो साइज होगा। पहले आइटम का साइज है 42, दूसरा 51, तीसरा 65, चौथा 90 और पांचवा में 100। तो मीडियन बराबर तो 100 आएगा। तो बिना हम फॉर्मूला का भी बना सकते थे, और अब फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। बिना फॉर्मूला के इसलिए बन पाया क्योंकि ये जो संख्याएं दी थी वो 9 संख्या था, 9 हमारा विषम संख्या, ऑड टर्म है। तो विषम में बीच वाला निकालना आसान है ना, जैसे 5 लोग बैठे हैं और बोलेगा बीच में कौन बैठा बता दो, तो बता दोगे आप। लेकिन 4 लोग बैठे हैं, बीच में बताओगे, बताओ 4 लोग बैठे हैं तो बोला 2 इधर जाओ, 2 इधर जाओ, तो कोई बचेगा ही नहीं। तो जब सम संख्या दिया रहता है, इवेंट टर्म दिया रहता है, तो दिक्कत होता है, तब फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। और जब विषम संख्या दिया है तो मीडियन तो देख के बता देंगे, क्योंकि विषम संख्या मतलब 9 लोगों में आपको बीच वाला निकालना है, तो और आसानी से निकल जाएगा। 4 इधर 4 इधर बीच वाला, 13 संख्या में बीच वाला निकालना है, तो 6 इधर बीच वाला, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग ये सब। तो ये इसको फाइंड आउट करना आसान होगा। ये सब आराम से लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो को रिकॉर्ड करके स्टॉप करके देख के दोबारा लिखते चले जाइएगा, क्योंकि बहुत कम समय में हम लोग जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं, ताकि सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए क्या लिखा है, किसी एपी का 3rd और 7th टर्म एपी का 18 है। इसका मतलब है किसी एपी का तीसरा पद जो है 18 है और 7वां पद जो है वो 30 है। फाइंड द सम ऑफ 17th पद। तो इसका निकालना है S17 निकालना है। S17 निकालने से पहले ए और डी का वैल्यू अपने पास होना चाहिए। तीन दोनों से एक इक्वेशन बनाओ और ए और डी का वैल्यू निकालो, फिर S17 निकालेंगे। तो पहले बताइए, T3 बराबर 18 है, AP है, तो T3 का फॉर्मूला क्या होगा, T3 बराबर होता है A प्लस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, 3 - 1 × D। ध्यान दीजिएगा ना, मेरे पास A पता है ना मेरे पास D पता है, तो फर्स्ट टर्म जिसको A बोलते हैं, पहला पद को हम A मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं। नहीं कुछ है तो वही मान लेंगे। पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म को A मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को D मानते हैं। तो A को A मान लिए, D को D मान लिए, दोनों गायब है। लेकिन अपने पास n पता था कि 3 है, तो 3, अब यहाँ बताओ T3 का वैल्यू 18 है, इसका मतलब 18 बराबर A + 2D हो जाएगा। इक्वेशन 1, आगे तो बढ़ नहीं सकता। अगेन एक और इक्वेशन बनेगा, देखिए क्या इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन बोलता है T7 बराबर है, T7 बराबर 30 है, तो इसका मतलब क्या होगा, T7 बराबर तो A + 7 - 1 × D, तो T7 बराबर 30 है, तो 30 बराबर A + 6D हो जाएगा।
अब आगे ये भी नहीं बढ़ेगा तो इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को काटना है, तो देखिए अगर सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए सेकंड को लिख लीजिए, इसको ठीक से सजा के लिखते हैं। ए प्लस 6d बराबर 30, और इसमें माइनस होगा ए प्लस 2d बराबर 18। देखिए तीनों प्लस में है, इसका साइन चेंज कर दीजिए। तो साइन चेंज करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो ये उड़ गया। अब ये 6d में 2d चला जाएगा तो 4d बचेगा। अब 4d बराबर 30 में 18 जाएगा तो 12 बचेगा, इसलिए d बराबर क्या बचेगा, अगर काट दें 4 से इसको तो 3 बचेगा। तो d का वैल्यू निकल गया। अब d का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। तो पुट d बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट तो नीचे वाला ना है, यानी a प्लस 2 d बराबर 3 है, तो d के जगह पे 3 लिख देते हैं, बराबर 18। ये ना होगा, a प्लस 2 डी के जगह 3 लिख दिया, यानी ए प्लस प्लस भी हटा दो, यहाँ डायरेक्ट हम उधर भेज देते हैं, डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ता है। 2 3 कितना होता है 6, यहाँ प्लस में तो बराबर के इधर भेज देंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 18, और प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा -6। तो ए बराबर कितना आ गया 12। तो ए का वैल्यू भी निकल गया, डी का वैल्यू भी निकल गया। अब पूछ रहा है कि 17 पदों का योग कितना होगा। तो S17 तो हम लोग जानते हैं, तो S17 बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू क्या होगा d। अब बताइए n बराबर मेरे पास 17 है बटा 2 इंटू 2, a बराबर कितना निकाले हम लोग, a बराबर 12, तो 2 गुने 12 प्लस n बराबर मेरे पास 17 है -1, और d बराबर कितना निकाले हैं 3। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना आप लोग, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे कर देते हैं 17 बटा 2 इंटू 12 दूनी 24 प्लस 17 में एक जगह 16, 16 × 48, और आगे कर देते हैं 17 बटा 2 गुने 24 और 48 कितना होता है 72 हो जाता है। तो 36 दूनी 72, 36 गुने 17 आ जाएगा, जो भी आपका आंसर होगा 17 गुने 36 कीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। फाइंड आउट आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही मज़ेदार मैथ्स होता है भाई, आप आसानी से समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। चलिए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर ये सीरीज जीपी में है तो m का वैल्यू क्या होगा, तो जीपी का सीरीज क्या बोलता है, तो जीपी का सीरीज बोलता है T2/T1 बराबर T3/T2, यही ना होता है। सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। तो चलिए मानते हैं ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो T2 के जगह पे m लिख दीजिए, T1 के जगह पे 4 लिख दीजिए, T3 की जगह पे 64 लिख दीजिए, यहाँ m लिख दीजिए, क्रॉस कर दीजिए इसको। तो क्या आएगा बताइए, m² बराबर 64 गुने 4। तो 64 गुने 4 क्या आएगा, तो m² बराबर कितना आता है, 4 चौके 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256 किसका स्क्वायर होता है, तो m² बराबर क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर खत्म स्क्वायर खत्म, m बराबर क्या हो जाएगा 16। कन्फर्म है ना, 16 का स्क्वायर होता है, देख लीजिएगा 16 का स्क्वायर होता है। बताइए सबसे सिंपल है। 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर कितने तरीके से दिया जा सकता है, यदि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प है। अगर हर क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प है तो 8 क्वेश्चन को कितने तरीके से आप उसका आंसर कर सकते हैं, तो बताइए। तो ये तो 8p4 ना निकलेगा, आसानी से निकाल लीजिए कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, परमुटेशन का क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। वो एक कक्षा में 45% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ m, गणित को मैथ मान लेते हैं, 45% विद्यार्थी हैं, और 85% विद्यार्थी जो बायो लेते हैं। नंबर ऑफ b, बायोलॉजी लेने वाले 85% विद्यार्थी हैं। तो एक कक्षा में वैसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय पढ़ते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन b पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो भाई ये यूनियन तो नहीं दिया, तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत में यूनियन क्या होगा 100 ना होगा, 100% है यूनियन, है ना। तब फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ m यूनियन b बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन b। तो ये तो 100% होता है,
बराबर नंबर ऑफ एम कितना है 45% प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 85%, अब माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको पहले जोड़ लेते हैं 100%, इधर कितना आता है 5 4 9 8 4 12 129% आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, वैसे कर देते हैं। इधर करेंगे तो क्या होगा 100 इधर है 129 इधर है, तो प्लस वाला इधर माइनस होगा ना, तो 100 में 129 माइनस होगा तो -29% आएगा। फिर से समझिएगा 100% इधर है ना अपने पास और 29% इधर से आएगा 129, तो 129 जब 100 में घटेगा तो माइनस में 29 आ जाएगा, बराबर माइनस में नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 29% लोग जो हैं वो दोनों पढ़ते हैं। 29% लोग क्या करते हैं दोनों करते हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। छोटा जगह ले लिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन का जगह छोटा हो गया लेकिन इंटीग्रेशन है बड़ा बाबू लोग। चलिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसको। देखिए पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, सबसे पहले इसको ठीक करेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए और एक्स पावर रूट जो है ना, रूट एक्स को हम एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, और इनटू एक्स पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 5 और dx। अब सबसे पहले इसको ठीक कीजिए, गुना के फॉर्म में कभी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का साइन रहने दीजिए, इसको सबसे गुना करना होगा, इसका मतलब एक्स पर पावर 1/2 को तीनों से ना गुना करना होगा, इससे भी इससे भी और इससे भी। तो ठीक से ध्यान दीजिएगा, हम गुना करने जा रहे हैं। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है ना, तो एक्स पर पावर 3/2 तो पहले से था और यहाँ पे 1/2 जुड़ जाएगा। ठीक से समझिएगा, दोनों का बेस सेम था तो पावर इसका 3/2 और इसका पावर 1/2 जुड़ गया, प्लस एक्स पर पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 में क्या जुड़ेगा 1/2 जुड़ जाएगा, और प्लस 5 उसके साथ कुछ नहीं तो एक्स पावर 1/2 हो जाएगा। ये देखिए गुना करने के बाद हुआ, इसको तीनों से गुना किए, इससे गुना किए तो ये आ गया, इससे गुना किए तो ये आ गया, इससे गुना किए तो ये आ गया। तब हम लोग यहाँ dx करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे एक करके, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स पावर डायरेक्ट भिन्न का जोड़ आता है ना सबको, तो कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, देख लीजिए, प्लस एक्स पावर यहाँ पे ठीक से भिन्न का जोड़ कीजिएगा, कितना आएगा सॉल्व करके इसको आराम से कीजिए तो 3/2 आ जाएगा, अब प्लस 5 पर पावर एक्स पर पावर 1/2 तो है ही, और इंटू डी एक्स। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ ठीक से क्योंकि ये कटेगा, देखिए 4/2 है ना, स्क्वायर हो जाएगा वो, तो क्या बनेगा बताइए। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा वहीं काट लेंगे, या तो करना चाहते तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए प्लस एक्स पर पावर 3/2 कर दीजिए और प्लस 5 एक्स पर पावर 1/2 कर दीजिए और यहाँ डी एक्स कर दीजिए। अब इंटीग्रेट कीजिए एक एक करके, सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर का डी एक्स में, प्लस इंटीग्रेशन करते हैं एक्स पर पावर 3/2 का डी एक्स में, अब प्लस 5 को बाहर धकेल देते हैं और एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा dx में। अभी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन में क्या बोलता है कि पावर में एक जुड़ेगा और वही संख्या नीचे जाएगी, तो पावर में यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 3/3 हो जाएगा ना, देख लीजिए पावर में एक जुड़ेगा तो एक्स पावर 2 है उसमें एक जुड़ेगा 3 हो जाएगा, सेम संख्या नीचे आ जाता है। ये इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे जैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो नियम इसका भी वही है, पावर में एक जुड़ेगा तो इसका पावर में ऑलरेडी 3/2 है उसमें एक जुड़ेगा और वही संख्या नीचे लिखाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 5 बाहर है ही, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर 1/2 उसमें पावर में एक जुड़ेगा और वही संख्या नीचे जाएगा 1/2 + 1, और यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना है कि लास्ट में के जोड़ देंगे, जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो के जोड़ देते हैं कांस्टेंट करके, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे के जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्या निकलेगा इसका x³/3 प्लस डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना पूरे को तो ये 5 बटा कितना आएगा बताइए, 2 1 2 आ जाएगा, तो 3 5/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5/2, तो यहाँ भी तो 5/2 होगा, इसका मतलब है एक्स पावर, इसको पहले पलट दो, अच्छा लिख देते हैं पहले एक्स पावर 5/2 और नीचे भी आएगा 5/2, एक स्टेप और करना पड़ेगा, प्लस 5 एक्स पावर यहाँ कितना आएगा सॉल्व कीजिए इसको 3/2 आएगा, तो 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2 प्लस के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा x³/3, ये पलटेगा बाबू लोग, तो 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस ये 5 है ही और ये पलटेगा तो 5 × 2/3 और एक्स पावर 3/2
2 और प्लस के, एक स्टेप और लीजिएगा वो आंसर हो जाएगा। बस यहाँ 10/3 कर देना, क्योंकि 5 दूनी 10/3 हो जाएगा, बाकी सेम डिट्टो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप और लेंगे तो x³/3 प्लस 2/5 एक्स पर पावर 5/2 प्लस 10/3 एक्स पर पावर 3/2 और प्लस के, ये आपका आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत है? ये इंटीग्रेशन का आंसर है। एक सज्जन यूट्यूब के ऊपर खूब कमेंट करते हैं कि बहुत फास्ट पढ़ाया गया है सर क्लास में। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्वेश्चन पूछा गया मॉडल सेट की तरफ से, या पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया जनरली, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हम नहीं पढ़ाए थे? जैसे ये इंटीग्रेशन बोला गया बहुत फास्ट पढ़ाए हैं, तो क्या इंटीग्रेशन का ये टॉपिक पढ़ाया गया था? तो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन वहीं से आता है, इसीलिए आपको जो नहीं, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है वो नहीं बताया गया, उसको पढ़ के भी फायदा नहीं है। क्योंकि अकाउंट्स में तो हम बहुत कुछ पढ़ाएं, लेकिन अभी तो वही पढ़ रहे हैं ना जो एग्ज़ाम में आता है। तो इसीलिए ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास उतना समय होता और आप इतना अच्छा तैयारी कर रहे होते, तब आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मांग रहे होते, आप कंप्लीट बुक पढ़ रहे होते। तो जब आप अकाउंट्स में साथ ये करते हो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, पूरा कमांड मेरा नहीं है, तो मैथ्स के साथ भी तो वही होगा। इसलिए जो बताया गया है परफेक्ट है, आप अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा बेटर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बोलता है कि प्रायिकता के दो आधारभूत नियम बताए थे। दो नियम है, एक है एडिशन नियम ऐड का, और एक है मल्टीप्लाई का। आप लोग अपने बुक में भी देखेंगे तो दोनों नियम के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, या बेस थ्योरम और बायस थ्योरम दोनों देख सकते हैं। दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल 8 आने की प्रायिकता बताइए। दो अगर पासे को एक साथ फेंकते हैं, क्या कब कब 8 आ सकता है? तो 6 2 आ सकता है, जो 2 6 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 3 3 8 नहीं आएगा ना, 4 और 4 आ सकता है, 5 और 3 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, और 8 कब आएगा? और 8 कुछ नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आता है 1 2 3 4 5, 5 चांस है आने का। तो आने का चांस 5/2 पासा को जब हम फेंकते हैं तो 6 6 36 चांसेस टोटल बनता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आता है 5/36। यानी बोलता है आउटकम्स, आने की संभावना तो 5 ही है बाई टोटल चांस। तो टोटल को नीचे करेंगे तो टोटल हमारा 36 होगा। जब दो पासा फेंकेंगे तो 36 चांस होगा, उसमें से 5 चांसेज आने का। तो दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल 8 योग 8 आने की प्रायिकता जो है वो कितना है? 5/36। ये तो सर छोटा छोटा चीज़ है, कोई भी बच्चा बना सकता है। अगर ये नहीं बनाए तो छोड़ दो पढ़ना। मीन पूछ रहा है, 8 छात्रों का वजन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही दिया है। 8 छात्रों का वजन किलोग्राम में है, तो इसका औसत वजन ज्ञात कीजिए। कुछ तो गायब है, 1 2 3 4 5 6 7 है दिया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 गलत लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक कोई मिसिंग है यहाँ पे एक कोई मिसिंग है। ठीक है। अच्छा, ये इसका मीडियन निकाला, इंग्लिश में मीडियन दे दिया है, हिंदी में औसत वजन पूछ दे रहा है। औसत बोल रहा है, तो चलिए मीडियन मान के बनाते हैं। तो मीडियन कैसे निकलेगा? सबसे पहले असेंडिंग में सेट करेंगे ना, इसको असेंडिंग में सेट करके मीडियन निकाल लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 62, उसके बाद है 68, उसके बाद है 70, फिर है 72, फिर है, ओ सॉरी 68 हो गया, 62 हो गया, 68 हो गया, और उसके बाद है 70 हो गया, 72 हो गया, उसके बाद 73 है, 76 है, और 77 है। बताइए, मीडियन मतलब बीच की संख्या, इंग्लिश वाले को मान रहे हैं तो बीच की संख्या अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बीच में कौन आता है? तो बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 72। तो इसका आंसर 72 होगा। और ये हिंदी वाले को नहीं मानेगा, हिंदी में माध्यिका होनी चाहिए। इंग्लिश को मान के हम बना रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों में अलग अलग आंसर लिख दिया गया है। अब इसका निकालना है, बोल रहा है योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें TN निकालेंगे, क्योंकि हमको ये जानना पड़ेगा ना कि 72 68 64 जो सीरीज जा रहा है, 4 4 का डिफरेंस होते हैं, वो 40 पहुंचने में कितने नंबर में आएगा। सबसे पहले n निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? n निकालना होगा। और n निकालने के लिए आपको TN निकालना होगा, उसके बाद उसका SN निकालना होगा। तो TN क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TN बराबर, यानी लास्ट टर्म मेरा दिया है 40, a बराबर कितना है? 72, प्लस
एन बराबर तो मिसिंग है -1, डी बराबर डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस प्लस नहीं है माइनस में जाएगा, क्योंकि घटते क्रम में है ना, तो 4 का माइनस है, देखो 72 में 68 जाएगा, 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घट रहा है, तो -4 आ जाएगा। इससे आप निकालोगे एन, और जब एन निकल जाएगा तो फिर एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, n/2 इंटू, यहाँ पे आप a प्लस टी एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि टी एन मेरे पास 40 दिया हुआ है ना, तो इस फॉर्मूले से भी आप आराम से निकाल लेंगे एस एन। तो इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करते हैं तो एस एन आपको फाइंड आउट हो जाएगा, तो आसानी से आप बना सकते हैं इसमें। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन भी बुक का क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो इसको बहुत बार बुक में बताया गया है, तो थोड़ा सा हिंट कर देते ताकि आप बना लें। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वाई और -8 जो है एपी में है, और एक्स 8 और वाई जीपी में है, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो दो इक्वेशन बनाना, पहला जो इक्वेशन ये बनेगा इससे बनेगा, क्या बोलता है, एक्स वाई और -8 जो है आर इन एपी। तो बताइए एपी का सिस्टम क्या बोलता है, तो एपी का सिस्टम ये कहता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। अब इसी सिस्टम में सेट कर दीजिए, तो बोलता है सेकेंड टर्म T1 T2 समझ रहे हैं ना, पहला ही है, दूसरा ही है, तीसरा है, तो सेकेंड टर्म है y माइनस T1 हमारा क्या है, x है, T1 हमारा x है, बराबर T3 में -8 है, T2 में हमारा क्या है माइनस, चूंकि माइनस ये वाला साइन है, इसमें तो -8 इसका वैल्यू ही दिया है, इसका वैल्यू ही -8 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको लेके चलते हैं, तो -y इधर जाएगा तो क्या होगा, y, और प्लस माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, और -x बराबर -8। अब बताइए क्या होगा इसका, तो 2y माइनस एक्स, और -8 को इधर लेके आएंगे तो +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। एक और इक्वेशन बनाते हैं, तो अगेन दूसरे में क्या लिखा है ना कि ये जीपी में है, जीपी में है हमारे x 8 और y, तो जीपी का क्या सिस्टम है, जीपी का सिस्टम है T2/T1 बराबर T3/T2। अब इसमें सेट कीजिए, तो सेकेंड टर्म इसमें कौन है 8, तो 8/x बराबर y/8। इसका मतलब है इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो इसका आता है एक्स वाई बराबर 64। अब इसमें ये तो इक्वेशन बनेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा और सेट कीजिए, इसमें हम ये निकाल सकते हैं y बराबर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 64/x हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए, हम ये देखिए यहाँ पे ना ये इक्वेशन बन रहा था एक्स वाई बराबर 64, जो कि मेरे इससे टकरा के कटेगा नहीं, तो हम क्या किए y का वैल्यू निकाल दिए, तो y का वैल्यू निकाले तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला गया। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन को, ये सॉल्व अभी नहीं होगा, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में डाल देंगे, यानी y की जगह पे वो 64/x कर देंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में y की जगह पे 64/x डाल दें, और हम लोग अपना वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तुरंत निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो लिखिए पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मतलब बोलता है 2y, तो 2 इंटू वाई के जगह पे 64/x है, उसके बाद है -x और +8 बराबर 0। चलिए सॉल्व कीजिए, तो 64 दूनी 128 और बटा x माइनस x बटा 1 हो जाएगा, और +8/1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। तो क्रॉस, अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम x को नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा 128 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x और इक्वल टू 0। और हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो ये 0 के साथ मेरा ये जो x है ना वो 0 के साथ टकरा के 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन इसको सजा के लिख देते हैं, आएगा -x² प्लस 8x प्लस 128 अब बराबर 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और जो x का वैल्यू निकलेगा उसको इसमें पुट कर दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं x और y का वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को? मैट्रिक्स मेथड से कुछ याद आ रहा है? एक फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। एक हमारे ये है इक्वेशन, एक इक्वेशन ये। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होता था, सबसे पहले हम लोग a बराबर एक इक्वेशन बनाते थे। तो पहला हम लोग इक्वेशन बनाएंगे अंदर वाले का, तो x है यानी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे -1 होगा, -y है, एक बन गया ये। b बराबर हम लोग बनाते थे एक्स वाई का, एक्स और वाई ऐसे है, और सी बराबर बनाते थे बराबर के उधर वाले का, तो बराबर के उधर वाला है 5 और 1, नहीं 5 1 ऐसे नहीं होगा, 5 और 1 ऐसे होगा, 5 और 1 का। और आपको ठीक से अगर याद हो इसमें मल्टीप्लाई वाले में, तो हम लोग क्या करते थे,
इसमें क्या हुआ है, देखिए ये हुआ है ए और बी गुना करके, ए और बी गुना करेंगे तब ना ये वाला आया है, तो ए और बी गुना करके और तब सी का वैल्यू आता है। और आपको किसका वैल्यू पूछ रहा है, आपको बी का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि बी में ना एक्स वाई है, इसमें बोल रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो एक्स और वाई वाई का वैल्यू निकालने के लिए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है, ए उसके साथ है, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या ए को इधर से भागा भेज सकते हैं, तो जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा ना, तभी तो बी का वैल्यू फाइंड आउट हो। अब इसको क्या करेंगे, तो बी बराबर बताइए, कभी भी किसी संख्या पर पावर वन होता है, तो जब नीचे वाले को जो बट्टा में रहता है उसको जब बराबर के ऊपर भेजते हैं, यानी ये बट्टे के ऊपर भेजेंगे तो इसका साइन माइनस में चला जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू ए पर पावर माइनस वन। याद रखिएगा ए पर पावर माइनस वन को इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं, ए पर पावर माइनस वन को इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसको सी से गुना कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का नियम आपको बताए थे, प्लस माइनस प्लस, भले दो है लेकिन चलेगा तीन ही वाला नियम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे छोड़ दीजिए। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, जिसका कोफैक्टर निकालेंगे उसको ढक देना है, तो रो और कॉलन को गायब करना है। तो अगर हम वन का कोफैक्टर निकालते हैं तो इसका ये रो जाएगा और ये कॉलन जाएगा, तो जब ये रो और ये कॉलन जाएगा तो ऐसी स्थिति में बचेगा माइनस वन, तो इसका मतलब इसका माइनस वन होगा। अब इसका जब करेंगे तो बताइए क्या होगा, इसका ये कॉलन जाएगा और ये रो जाएगा, तो बचेगा क्या, थ्री। इसका जब करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा और ये जाएगा तो बचेगा टू। और इसका जब करेंगे तो क्या होगा, इसका जब करेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या था, अब देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या था, मिट जा रहा है, यहाँ पे शायद वन था, वन ही, तो यहाँ वन हो जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, जानते, खाली रिप्लेस हुआ, ये वाला यहाँ चला गया, 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 देख लीजिए। अब कोफैक्टर के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए बहुत आसान है, जो रो में है उसको कॉलन में बदल दीजिए, तो जो पहला रो है उसको पहला कॉलन लिखेंगे, तो पहला रो है माइनस वन और माइनस थ्री, फिर दूसरा रो है माइनस टू और वन, ये निकल गया एडजॉइंट। इसके बाद हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना बहुत ही आसान है, क्रॉस खाली करना होता है। तो वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, और माइनस साइन होता है, और फिर दो को तीन से करेंगे तो तीन दूनी छः हो जाता है, इसका मतलब इसका आ गया माइनस सिक्स और माइनस वन माइनस सेवन हो गया। अब हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए और बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, याद आ रहा होगा सब। अब एडजॉइंट ऑफ ए में देखिए मेरे पास माइनस सेवन है और डिटर्मिनेंट्स ये है, सॉरी डिटर्मिनेंट्स में माइनस सेवन एडजॉइंट में है, तो इसका मतलब इतने बटा इतना करेंगे तो इस सारे वैल्यू में माइनस सेवन बटा हो जाएगा ना। तो क्या आएगा इसका, अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस वन बाई माइनस सेवन, माइनस टू बाई माइनस सेवन, माइनस थ्री बाई माइनस सेवन और वन बाई माइनस सेवन। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा इस सब में, लेकिन ये कटेगा नहीं, और यही वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी आंसर नहीं होगा, ये तो हमारा क्या निकला, इन्वर्स निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स को किससे गुना करना, अब हमको ध्यान दीजिए ये वाला इक्वेशन, इन्वर्स को सी से गुना करना है, तो इन्वर्स अपने पास है, तो ए इन्वर्स इंटू सी, तो इसका मतलब ए इन्वर्स को सी से गुना करेंगे, तो ए इन्वर्स क्या है, वन बाई सेवन, थ्री बाई सेवन और टू बाई सेवन और माइनस वन बाई सेवन, इसको गुना करना है सी से। सी हमारा क्या वैल्यू है, सी का वैल्यू पाँच और एक, सी का वैल्यू कितना है, पाँच और एक, तो पाँच और एक वैल्यू से गुना कर दीजिए। गुना का नियम तो आपको पता होगा, पहला रो पहला कॉलन, दूसरा रो पहला कॉलन, तो पहला रो ये है, पहला कॉलन ये है, तो पहला पहले के साथ गुना होगा, तो कितना आएगा बताइए, एक को पाँच से करेंगे तो पाँच बटा सात, प्लस दो के एक से करेंगे दो बटा सात, पहला रो पहला कॉलन, फिर इसमें जो गुना होगा तो क्या होगा, तीन पचे पंद्रह बटा सात, और प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस वन बाई सेवन, इसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना आता है ये, सात बटा सात, इसका मतलब वन आएगा, और पंद्रह में एक जगह चौदह बटा सात करेंगे, इसका मतलब टू आ जाएगा। इसका मतलब पहला एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, टू हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, इक्वेशन मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है, फटाफट उसको भी हम लोग निपट ले जितना जल्दी हो सके।
इसका देखा जाए मीडियन निकालना बहुत ही आसान है। मीडियन निकालना, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मीडियन निकालने के लिए देखिए हम इसी में निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। सी एफ में क्या होता है? 10, दोनों को जोड़ते हैं, 10 और 15 25, 25 और 30 55, 55 और 32 87, 87 और 7 94 और 5 99, यही न होता है। और मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? m बराबर n/2 आइटम, यही न होता है कंटिन्यूस सीरीज में। तो 99/2, ठीक से एक बार जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 और 32 44, 44 और 30 74, 74 और 5, हाँ ठीक है। 99/2 करेंगे तो कितना आता है? 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 18, 49.5 आइटम। तो देखेंगे 49.5 से पहला सीएफ में सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो 49.5 से पहला सीएफ में ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये मेरा मीडियन लाइन कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस आई बटा एफ इंटू एम माइनस सी एफ, ये फॉर्मूला है। L1 मतलब लोअर लिमिट कितना होगा? 20 प्लस आई का मतलब डिफरेंस कितने का अंतर है? 10। आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे लिख के बनाते थे हम, डायरेक्ट फिर इसको लिखेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी, हम इसी में काम चला लिए। 10 बटा फ्रीक्वेंसी इसका कितना है? 30 इंटू एम, एम का मतलब मीडियन लाइन कितना निकला है? 49.5। और ध्यान दीजिएगा मीडियन लाइन के पहले वाला सी एफ होता था, तो मीडियन लाइन के ऊपर वाला कौन है? 25 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो मीडियन का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। ये सब तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है। अब हो रहा है कि इसमें से आपको इंटरपोलेशन करना है। इंटरपोलेशन बताए थे ना कि जो दिया हुआ डेटा है उसमें से 20 का वैल्यू मिसिंग है, वो निकालना। तो इंटरपोलेशन में सबसे पहले y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस 1 पर पावर कितना वैल्यू दिया है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 6 वैल्यू दिया है, तो 6 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? y6 प्लस, ध्यान दीजिएगा कैसे फॉर्मूला बनाते थे, इसको इससे गुना करते थे और जितने नंबर पर ये है उसको डिवाइड करते थे। तो बताइए 6 के 6, 6 से भाग देंगे तो 6y5, 6 पचे 30, इसका मतलब माइनस 15y4, 15 चौके 60 और 3 से भागा देंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 20y3 माइनस 15y, 20 दिया 60, 4 से भागा 15, 15y2 प्लस 15 दूनी 30 और 1 2 3 4 5, 5 से भागा देंगे तो कितना आता है? 6 पचे 30, 6y1 और माइनस होता है y0 इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला। अब इसको पुट कर दीजिए। y6 बराबर 128 प्लस 6 इंटू y5 बराबर 64 माइनस 15 गुने y4 बराबर y4 बराबर 32 माइनस 15 20 प्लस 20 y3 का वैल्यू नहीं पता इसलिए y3 रहेगा, माइनस 15 y2 का वैल्यू कितना है? तो y2 का वैल्यू 8 है, प्लस 6 y1 का वैल्यू कितना है? तो y1 का वैल्यू 4 है और माइनस y0 का वैल्यू कितना है? 2 है, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा वैल्यू। इससे आसान क्या मिलेगा? 128 प्लस 6 चौके 24, 6 छक 36 और 2 38 माइनस 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48 प्लस 20y3 माइनस 15 अठी 120 प्लस 6 चौके 24 और माइनस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लस माइनस करके तो आसानी से बन जाएगा। y3 का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। प्लस माइनस करके अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो y3 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक मॉडल पेपर जिसको टेस्ट पेपर बोलते हैं वो पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको बनाते हैं ना तो एक फ़ायदा आप लोगों को इससे होगा कि कंप्लीट पूरा बुक का सॉल्यूशन एक बार में मिल गया, यानी पूरे बुक का रिवीजन एक बार में आपके दिमाग में शिफ्ट करने के लिए ये सारे टेस्ट बहुत काम के होने वाले हैं। तो 2 वीडियो हम डाल चुके हैं इसको लेकर, एक तो जो जैक मॉडल पेपर आया था वो, एक ये, उसके अलावा 2 टेस्ट का हम लोग और डालने वाले हैं। तो 2 टेस्ट का वेट कीजिए, जल्दी ही आपको मिलेगा। अकाउंट्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स का भी, इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर चलेंगे, बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर चलेंगे। आपके एग्जाम से पहले सारा का सारा वीडियो 4-4 सेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपको तैयारी करते रहना और लगे रहना है। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने में ये बहुत मदद करने वाला है। थैंक यू।